सेक्सटॉर्शन है क्या? सेक्सटॉर्शन टर्म जो है ये कॉइन होती है 2 वर्ड से, सेक्स प्लस एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब किसी चीज़ को छीनना, सेक्स मतलब यूजुअली होता है सेक्स मैसेजेस। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो औरतें होती है, क्योंकि लॉज कई हद तक विमेन को फेवर करते हैं। आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं नहीं, आई से द कि फैक्ट। लॉज जो हैं महिलाओं को फेवर करते हैं। जो महिलाओं के साथ खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ ये डीप फेक और जो साइबर बुलिंग हो रही है, इससे वो बचे कैसे? इसका बचने का जो तरीका है, हाउ दे कैन सेव देयर सेल्फ? सो नोबडी इज सेफ 100%। आजकल क्योंकि ऑनलाइन है, until unless you are running a private page और प्राइवेट अकाउंट, और वहाँ पे आप बहुत ही माइंडफुल हो कि आप किन किन लोगों को ऐड करें। तो जैसे बात करते हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम हमें 2 ऑप्शंस देता है। या तो आप एक प्राइवेट अकाउंट बना सकते हो या फिर आप एक पब्लिक अकाउंट बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल साइबर बुलिंग और डीप फेक क्या होता है ये? बिल्कुल, ये सारे चीज़ें साइबर बुलिंग हो गई। साइबर बुलिंग मतलब आप ऑनलाइन फेक, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी यूथ में जी। तो कि कोई बहुत लोग होते हैं कि फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं, उसमें नाम नहीं लिखते, अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते हैं, और वो जस्ट एक एज अ फेक प्रोफाइल ऑपरेट करते हैं और दूसरों की प्रोफाइल्स पे जाके कमेंट करते हैं, उनको थ्रेट्स भेजते हैं, उनको हेट भेजते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं फॉर वट एवर रीज़न। तो वो एक साइबर बुलिंग के अंडर आता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वे ऑफ क्राइम हाउ चेंज्ड। और आज हमारे साथ हैं देश की तेज तरार और जानी मानी एडवोकेट, और खास करके इस साइबर क्राइम और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग जो है और व्हाइट कॉलर क्राइम्स जिस तरीके से आज देश में अपने पांव पसार रहे हैं, जिस तरीके से इनकी नंबर्स बढ़ रहे हैं, उन सारे केसेस को हैंडल करने वाली एक तेज तरार एडवोकेट सांची मित्तल हैं। सांची मित्तल जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, हमारा आपसे पहला सवाल है कि किस तरीके से क्राइम की जो दुनिया है, क्राइम वर्ल्ड, वो आज सड़कों से बदलकर इंटरनेट की दुनिया में शिफ्ट हो चुका है। इसको आप कैसे देखती हैं? कैसे बदला ये चीज? कैसे दोनों डिफरेंस हैं? इस पे आप बताइए दर्शक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आज जब हमारी अर्थव्यवस्था, शासन प्रणाली और निजी व्यक्तिगत जीवन तीनों ही डिजिटल हो चुके हैं, तब साइबर अपराधों की प्रकृति और परिमाण दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और भारत और दुनिया के लिए साइबर लॉ का भविष्य केवल नियम ही नहीं है, बल्कि सुरक्षा, गोपनीयता, जवाबदेही तीनों के नजरिए से हमें देखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आज हमारी प्रमुख कानूनी व्यवस्था है। लेकिन ये कानून उस समय बना था जब ना तो स्मार्टफोन इतने आम थे और ना ही डेटा अर्थव्यवस्था इतनी परिष्कृत। अब जरूरत है कि इस कानून में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल फ्रेमवर्क, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन हो, जिसमें अल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें डिजिटल साक्ष्य, जिसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बोलते हैं, वो हो, वो सारी चीजें इसमें हम शामिल कर सके, वो धाराएं शामिल कर सके। भारत में हाल ही में एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में भारत लेके आया था, जो एक सकारात्मक कदम था, पर अभी भी उसमें हमें सर्वेलेंस, क्रॉस बॉर्डर डेटा मिसयूज और AI ड्रिवन साइबर फ्रॉड्स के लिए अभी भी हमें स्पष्ट नियमों की पूर्ति नहीं हुई है उन लॉज से। वहीं पर भारतीय न्याय संहिता 2023 जो नए क्रिमिनल लॉज आए थे, उसमें साइबर लॉज को लेके भारत सरकार कई प्रावधान लाई है, जैसे कि धारा 294, जिसमें अगर कोई अश्लील वीडियो या तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करता है या फिर बनाता है, उसको जेल और जुर्माना दोनों होगा, और दोहराए जाने पर सजा जो होती है वो और कड़ी हो जाती है। धारा 77, उसमें अगर कोई बिना अनुमति किसी महिला की वीडियो बनाता है या वीडियो शेयर करता है, तो जिसे एक वॉयरिज्म भी बोलते हैं, तो वो भी अब इस कानून के दायरे में आता है। वॉयरिज्म की बात आपने की है,
और आपने जी। बोला कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, यस। तो ये बताइए कि किस तरीके से जो व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं, क्या उनको कोर्ट्स जो है एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, तो व्हाट्सएप चैट्स को अब एविडेंस में कोर्ट हम्म, एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो व्हाट्सएप पे होती है। कोई आपको कॉल भी नहीं करता, सीधा व्हाट्सएप करता है। अगर उससे पूछना भी आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, नोबडी वुड कॉल यू, नोबडी वुड राइट अ लेटर टू यू, दे वुड जस्ट व्हाट्सएप यू, हाउ आर यू, हाय, हेलो। तो एवरीथिंग इज डिजिटल। हमारी कम्युनिकेशन से लेके पिक्चर्स, मेमोरीज, एवरीथिंग आर in fact our entire existence at times everything is digitalized। तो अब क्योंकि इतना हम डिजिटल या इतना हम टेक्नोलॉजी पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इतने ज्यादा हम इन्वॉल्व हैं, तो कोर्ट्स ने भी, क्योंकि इंडियन courts especially, they are known to be very evolving with time, with technology, jurisprudence based, काफी progressive उनकी जो courts हैं उसकी इंडियन जुडिशरी की प्रोग्रेसिव अप्रोच रही है ऑल द टाइम, ऑल थ्रू आउट, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेके अब तक। तो व्हाट्सएप को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि, क्योंकि जैसे बहुत बार होता है, पहले जैसे होता था, किसी ने आपको, किसी वकील ने दूसरे वकील को एडवांस सर्विस करने के लिए, या फिर किसी वकील ने किसी दूसरे ऑपोजिट साइड को एडवांस सर्विस करने के लिए लीगल नोटिस व्हाट्सएप पे भेज दिया। पहले होता था कि हम उसको कुरियर करते थे, उसको फिजिकली हम पहुंचाते थे, सर्विस वहां पे होती थी, एडमिसिबल नहीं होता था। बहुत बार होता था कि यहाँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। बहुत दिक्कतें आती थी, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एड्रेस बाउंस बैक हो गया, लोगों ने बोल दिया कि ये गलत एड्रेस है, लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो बहाने भी बनाते थे लोग जी, एक्सेप्ट नहीं करने। करेक्ट। तो उसको अवॉइड करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोर्ट्स ने बोला कि ठीक है, अब क्योंकि व्हाट्सएप एक कन्वीनियंट मीडियम भी है लोगों को बात करने के लिए, लोगों को चीजें पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स को एडमिसिबल एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बोल दिया। 65B का एविडेंस एक्ट में एक सर्टिफिकेट ऑल्दो लगाना पड़ता है जब भी हम प्लीडिंग्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल करते हैं। जी। तो यस, तो जो आपका बेसिकली प्रश्न था, इतना हमने घुमा फिरा के बात की इसकी, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब एडमिसिबल होता है अगर ये होता है कि किसी इंसान का ईमेल एड्रेस which is known to be true and correct and accurate, जी, तो वो कोर्ट में अगर हम बोल देते हैं और वो चीज व्हाट्सएप या फिर ईमेल वो बाउंस बैक नहीं हुआ है, जी, और वो ठीक तरीके से पहुंच गया है बेसिकली उस इंसान तक, तो वो एडमिसिबल माना जाएगा। जी। तो ऐसे ही बहुत सारे सिविल केसेस में भी हमने देखा है कि जब हम एडवांस सर्विस स्पेशली जब हम करते हैं, तो अगर चाहे हम फिजिकल कॉपी, ऑल्दो वो तो जरूरी होता है अभी भी कि फिजिकल कॉपी तो देनी ही देनी है, बट अगर हमने ईमेल भी किया है क्योंकि हमारे पास एड्रेस नहीं है, तो वो भी एडमिसिबल माना जाएगा। जी 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 जी। ये बताइए, जैसे आजकल फॉल्स ऑन द नेम ऑफ रेप चार्जेज की बहुत बात हो रही है और बहुत सारे फॉल्स केसेस भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और महिलाएं ये कहती हैं कि he had a physical relationship that guy because the guy had already promised he will do the marriage with me, so on that I give the consent, और जो कि कोर्ट में एडमिसिबल भी है, that is the comes under the crime, that will comes under the rape by making the falsifications of the promises। तो व्हाट्सएप चैट को महिलाएं इसको एज ए एविडेंस कैसे यूज कर सकती हैं? कि मेरे ख्याल से ये सारे मैटर्स जब रेप तक बात पहुंच जाती है, जब कोर्ट क्रिमिनल लॉ पे बात पहुंच जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि बहुत ही लीगल टेक्निकलिटीज होती है जो जब कोर्ट कोई क्रिमिनल केस कंसिडर कर रही होती है, तो कुछ कुछ पॉइंटर्स होते हैं, कंसिडरेशंस होती है कि अगर मेंस्ट्रुआ है तो होगा, कोई सक्षम है कुछ करने के, कोई माइंड मीट हो रहा है, ये है वो है, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकलिटीज होती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि किसी के जस्ट व्हाट्सएप चैट से किसी को मैरिज प्रॉमिस कर दी है किसी ने, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइड पे आ जाता है। अनलेस वो व्हाट्सएप चैट में ही वो इंसान आपको सीधे सीधे मुंह बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा,
तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बट इसमें फिर ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस चैट का हम कॉन्टेक्स्ट देखें, उससे पहले चैट में क्या था, उसके बाद चैट में क्या था। तो ये यूजफुल है टू एन एक्सटेंट फॉर विमेन, फॉर देयर सेफ्टी, कि क्योंकि बहुत सारे केसेस में जितने अभी तक मैंने देखे जी। हैं, ऐसा होता है लड़का और लड़की साथ में लिव इन में रह रहे होते जी। हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो नेचुरल है, क्योंकि कोई ऐसे सोचता नहीं है कि ब्रेकअप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो ऐसे कोई कोई सोचता नहीं है। तो इफ यू आर विद समबडी, आई थिंक यू विल प्रोग्रेस, और आगे आप नेचुरली दूसरा स्टेप लेंगे। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है दैट दे विल मैरी if you are at a certain age, given you are at a certain age, and all this is only applicable to majors and not minors. तो उनकी यूजुअली अंडरस्टैंडिंग होती है वो शादी करेंगे, और फिर बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि लड़के फॉल्स प्रोमिसेस पर भी लड़कियों को, जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो ऐसे टालते रहते हैं उस बात को कि कभी मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरी बहन की शादी होनी है, मैं बहुत सारे केसेस में तो पहले से शादीशुदा होते हैं। हाँ, बहुत एग्जैक्टली। तो और बोलते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, क्योंकि हाँ, हम अब, क्योंकि वो बताए रहते हैं कि मैं अनमैरिड हूँ। जी जी। लेकिन बैक ऑफ द एंड उनकी गांव में या कहीं बैकग्राउंड में देखो तो फिर हाँ करेक्ट, उनकी ऑलरेडी यहाँ तो वो शादीशुदा हैं, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे शहरों में आके चला रहे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे जहाँ पे औरतें अगर कोर्ट के पास जाती भी थी तो उनके पास कुछ एविडेंस नहीं होता था, और कोर्ट बिना एविडेंस के दे कैन नॉट फंक्शन, मतलब दे हैव टू हैव एविडेंस। वो हेयरसे के बेसिस पे दे कैन नॉट एक्सेप्ट द प्लीडिंग्स एंड गिव आउट द डिक्री और जजमेंट्स और ऑर्डर व्हाटएवर। तो अब व्हाट्सएप के जरिए व्हेन एवरीथिंग इज डिजिटल, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, हमारी सारी ऑलमोस्ट सारी कम्युनिकेशन डिजिटलाइज्ड है। तो अगर अब औरतें उन चैट्स को दिखा पा रही है कि हाँ ठीक है, ये रही चैट्स, ये रहा इसका कॉन्टेक्स्ट, हमारी ये बात हुई है, इस तारीख को बात हुई है, हम तब से अभी तक लेके साथ में रह रहे हैं, तो वो चैट के भरोसे वो अगर कोर्ट में जाती है और फिर वो प्रूव कर पाती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, वो पूरा ट्रायल होता है, दैट इज समथिंग एल्स। बट उन चैट्स के जरिए वो अपना केस कुछ हद तक प्रूव कर भी सकती है। तो यस, तो वो एडमिसिबल है, एडमिसिबल है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल। तो ये एक बहुत, मतलब अपने आप में ये जुडिशियल सिस्टम में बदलाव भी है। करेक्ट प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। कोर्ट्स ने, इंडियन कोर्ट्स ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, काफी सारे। भले ही इन जनरल लोगों की परसेप्शन बहुत ही डिफरेंट होती है, जुडिशरी को लेके काम नहीं कर रहे, बहुत ही रिग्रेसिव जजमेंट्स देते हैं, बट यूजुअली पीपल टेंड टू इग्नोर द बैकग्राउंड और द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में जज ने जजमेंट दी है। क्योंकि बट जब आप इस फील्ड में होते हो, जब आप एक्चुअल में वकालत कर रहे होते हो और आप देखते हो कि कैसे जजमेंट पास हो रही है, कैसे एक जज सोच रहा है, वो कहाँ पे कैसे दिमाग लगा रहा है, उसके सामने तथ्य कैसे हैं, तो उन सारी चीजों को कंसिडर करके एक जजमेंट निकलती है। तब पता लगता है कि बहुत हद तक बहुत सारे, अगर हम दूसरे देशों को देखें, उनके कंपैरिजन में इंडियन जुडिशरी इज मच मोर प्रोग्रेसिव। हाँ, क्योंकि हमने संविधान में पहले ही जो जनरल इलेक्शन हुए थे जी, उसमें ही हमने महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी दे दिए। करेक्ट। जब यहाँ पे इंडिया जब आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत सारी औरतें भी थी। हाँ, बट टिल लेट 80s यूएस में विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे। एक विमेन को बोलते थे, औरतों को वहां पे 1/3 और 1/4 ऑफ अ मैन कंसिडर किया जाता था। टिल 90s वहां पे लोग औरतों के क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकते थे अपने नाम पे, जब तक अनलेस उनके हस्बैंड हो तो हस्बैंड के नाम पे ही क्रेडिट कार्ड्स बनेंगे। तो अगर देखा जाए तो यूएस जैसे देशों से भी बहुत 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 प्रोग्रेसिव है। हिस्टोरिकली भी औरतों को बहुत ऊपर दर्जा दिया गया है हमारे देश में, चाहे आप माइथोलॉजी में देखिए, आप हिस्टोरिकली देखिए, आप कैसे भी देखिए, इंडिया हमेशा एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी ही रही है और वैसे ही एक्ट किया। हाँ, हमारे यहाँ महिलाओं को एक देवी का दर्जा दिया गया है, शक्ति बोला गया है। जी। ये तो खैर अलग विषय है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव। हम तो बात करते ही रहेंगे, हमारा काम बोलना है। लेकिन हम आपसे एक जानना चाहेंगे कि आज से 10 साल पहले, when there was no smartphones, no digital privacy laws, no digital content was there, तो आज से 10 साल पहले जैसे साइबर लॉज, फिशिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गए, ये सब जो थे एक लीगल एंटिटी नहीं थे, और आज ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो क्या है इनका फ्यूचर, क्या है? जैसे स्पेस लॉज भी आने वाले दिनों में एक स्पेस लॉज होने वाला है, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लॉज बनेंगे। तो क्या है इनका, एक ब्रीफ में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि क्या क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं लॉ में, क्या उनको इसको एज ए कैरियर के तौर पे लेना चाहिए? बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। एआई में स्पेस लॉ, साइबर लॉज, मतलब ये एक बूमिंग एरिया है जो अभी काफी हद तक जो इंटरेस्टिंगली स्पेशली यूथ को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ, क्योंकि लाइक आई सेड एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, तो लोगों को पसंद है। तो मैं आपको जैसे ब्लॉकचेन का एग्जांपल देती हूँ। तो जब क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा जब भारत में उठा था, हाँ हाँ। तो भारत ने उसको रेगुलराइज नहीं किया था, इनफैक्ट बैन भी नहीं किया था, उस पर कोई कमेंट नहीं था, और क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली मान्यता नहीं दी थी भारत में। तो लोगों को लगा था कि ओके ठीक है, मे बी ब्लॉकचेन इतना ज्यादा, ब्लॉकचेन का भविष्य नहीं होगा इंडिया में। बट 2022 में आरबीआई ने डिजिटल रुपी निकाला, और जो डिजिटल रुपी था उसको मान्यता दी जो फिजिकल करेंसी नोट होता है। अच्छा। उसके जितनी ही मान्यता। अच्छा, बराबर दिया, इक्वल। बराबर, करेक्ट। जो आप जैसे आप पेटीएम यूज करते हो या कुछ भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो, तो बेसिकली आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस ही कर रहे हैं। तो उसको भारत ने प्रमोट किया। तो ब्लॉकचेन में आपको पहले थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या होता है। एक सर्वर है, उसको, उस सर्वर पर ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स उस सर्वर पे हैं, और उस बहुत सारे कंप्यूटर्स में ऐसे जो लोग उस सर्वर पे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी हो रही है, तो वो उससे एक्टिवेट हो जाता है सर्वर। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसको कोई रन नहीं कर रहा है, तो नेचुरली वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है द एंटायर सर्वर। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक सर्वर को खोलते हैं, उस पे काम करते हैं, तो वो एक ब्लॉकचेन बनाते हैं, इसको चेन बोलते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स की चेन है वो। तो वो ब्लॉकचेन बनाते हैं, उसको लेजर भी बोलते हैं हम यूजुअली आम भाषा में। तो वो ब्लॉकचेन होती है। तो भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जहाँ पे उन्होंने ये ब्लॉकचेन को प्रमोट किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है, क्योंकि लाइक आई सेड भारत एक ऐसा देश है जो ना ही सिर्फ न्यायपालिका में बट विधायिका में भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। तो अच्छा? जी करेक्ट। तो जैसे जब ये क्रिप्टो करेंसी की बात हुई थी, ये बैन इसलिए हुआ था, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, ये बैन इसलिए किया था कि एक आदमी था, किसने पेपर लिखा और उसने बोला कि एक एल्गोरिथम होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होगी, और वो कंप्यूटर सॉल्व करेंगे उस एल्गोरिथम को। जब वो एल्गोरिथम सॉल्व करने के प्रोसेस को बोलते थे माइनिंग। तो जब एक कंप्यूटर उन एल्गोरिथम को सॉल्व करेगा, माइन करेगा, और जिसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लोड होगा एक कंप्यूटर पर, तब जाके वो सॉल्व करेगा, तब जाके एक लेवल पे पहुंचेगा और उसे एक क्रिप्टो कॉइन मिलेगा। तो उसका, बट ये वैल्यूएशन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वो किसी को नहीं पता था, राइट। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट, और जैसे आप 10 रुपए का सिक्का देखते हैं, ठीक है, ये क्रिप्टो की बात हो गई, आप 10 रुपए का सिक्का देखते हैं, एक 10 रुपए का सिक्का बनने के लिए चाहे 1 रुपया लगे, 2 रुपया लगे, बट वो सिक्का या फिर एक 10 रुपए का नोट जिसमें बैक्ड होता है कि ये केंद्रीय सरकार द्वारा बैक्ड नोट है, वैसे तो वो पेपर है देखा जाए, क्योंकि स्टेट उसकी गारंटी लेता है, सॉवरेन उसकी गारंटी लेता है, वो बोलता है कि ये 10 रुपए का नोट की वैल्यू 10 रुपए की कीमत ही तय करेगी। तो वो एक सॉवरेनिटी बैक्ड करेंसी है। बट जब क्रिप्टो की बात होती है, वो किसी चीज से बैकअप नहीं है, जैसे मैंने बोला, वो बस माइन करता है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम सॉल्व करता है कंप्यूटर, और एक हमें कॉइन मिल जाता है। तो वो सॉवरेनिटी पे डायरेक्ट थ्रेट होता है। तो क्योंकि उसकी कोई बैकिंग नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने उसको बोला अभी के लिए ये इंडिया में नहीं चलेगा, और उसकी जगह डिजिटल रुपी, जो अगेन एक ब्लॉक चेन के अंदर ही आता है, उसी के आर्किटेक्ट जो पूरा डिजिटल रुपी का है जो है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है, उसको लेकर है। अच्छा, तो बहुत अच्छा बोला। बहुत दर्शकों को बहुत ही इन सब चीजों पे आपने बहुत ध्यान से, आप लोग सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये हमारी डिजिटल लिटरेसी जो है 1% से भी कम है। लोगों के हाथों में स्मार्टफोन तो आ गए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो कि डिजिटल लिटरेसी रेट जो है वो 1% से भी कम है, लोगों को पता ही नहीं है।
एक चीज सबसे बड़ा आज की डेट में खास करके जो अर्बन एरियाज हैं, जो सब अर्बन एरियाज हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज जो हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो है ही, एक साइबर बुलिंग और डीप फेक, ये सबसे ज्यादा थ्रेट आज की डेट में हो गया है। और खास करके इसके शिकार जो हो रही हैं सबसे ज्यादा, वो महिलाएं हो रही हैं डीप फेक का। तो ये दोनों क्या होता है, साइबर बुलिंग और डीप फेक, क्या होता है ये? बिल्कुल, ये सारे चीजें, साइबर बुलिंग हो गया। साइबर बुलिंग मतलब आप ऑनलाइन फेक, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी यूथ में। जी। तो कि कोई बहुत लोग होते हैं कि फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं, उस पे नाम नहीं लिखते, अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते हैं, और वो जैसे एज अ फेक प्रोफाइल ऑपरेट करते हैं और दूसरों की प्रोफाइल्स पे जाके कमेंट करते हैं, उनको थ्रेट्स भेजते हैं, उनको हेट भेजते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो वो एक साइबर बुलिंग के अंडर आता है। डीप फेक होता है जहां पर, क्योंकि एआई का जमाना है और एआई बहुत एडवांस है, तो एक लड़की की फोटो उठाकर, उसका चेहरा उठाकर किसी न्यूड लड़की का नीचे बॉडी बना देते हैं, या फिर पॉर्न, एग्जैक्टली पॉर्न स्टार की बॉडी को ले लेते हैं और किसी का फेस उसके ऊपर लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान ही वो वहां पे पॉर्न में है, या तो या फिर उस फिल्म में है, तो उसको डीप फेक्स बोलते हैं। या फिर आजकल रिवेंज पॉर्न भी चल रही है बहुत ज्यादा। कपल्स होते हैं, दे मेक वीडियोस while having intercourse, तो मतलब, और फिर उसके बाद वो वीडियो बना लेते हैं, या तो छुप के बना लेते हैं, कंसेंट से बना लेते हैं, जैसे भी है, जिस एक वीडियो एग्जिस्ट करती है दो लोगों के इंटीमेट होने का, और फिर ब्रेकअप हो जाता है उस कपल का, एंड देन द गाय या फिर द गर्ल एट टाइम्स ऑल्सो सेज कि नहीं, अगर तुमने ब्रेकअप किया तो मैं ये पॉर्न ऑनलाइन रिलीज कर दूंगी, या फिर ये मैं इनको भेज दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा। रिवेंज, ट्रैप करते हैं, एग्जैक्टली। और एज रिवेंज करते हैं कि तूने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इनको डिबंक भी करती हैं। तो बेसिकली ये ऑनलाइन थ्रेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, डीप फेक, साइबर बुलिंग, रिवेंज पॉर्न, एंड अनफॉर्चुनेटली विमेन, माइनर्स, स्पेशली माइनर्स, एंड पीपल जिनको ये लीगल लिटरेसी नहीं है, जिनको लॉज के बारे में पता ही नहीं है, या फिर उस स्ट्राटा के हैं जहाँ पे इन सब बारे में बात करना भी मतलब वो हिम्मत नहीं। तो न्यायपालिका ने भी काफी प्रोएक्टिव रुख अपनाया है बहुत सारे केसेस। करेक्ट, जुडिशरी ने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया है इन सब साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने में। तो फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स ने भी बहुत स्टेप्स लिए हैं जहाँ पे या तो विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लमैटिक कंटेंट होता है ऑनलाइन तो उसको हटाने के लिए बोला हुआ है। और बहुत सारे केसेस में इवन एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए भी तेजी से उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स पारित करे हुए हैं। और जहाँ तक लेजिस्लेचर की बात रही है, उन्होंने भी काफी स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे वो लॉज लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इंफॉर्मेशन, तो जैसे विधायिका यानी लेजिस्लेचर, उसने भी काफी सारे स्टेप्स टुवर्ड्स दिस लिए हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए सोसाइटी में। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन रूल्स 2021 में आए थे, तो उसके तहत यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनीज को ये कंटेंट हटाने की जिम्मेदारी ली गई थी। या फिर ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आए हैं, वहां पे भी यूजर्स के डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ संरचना दी गई है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर इसके टुवर्ड्स काम नहीं कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि जुडिशरी, न्यायपालिका, कोर्ट्स, व्हाटएवर जो भी आप बोले, वो एक मेरली दे आर अ रिएक्शनरी बॉडी। वो सिर्फ तभी काम करते हैं जब याचिका दाखिल होती है, वो तभी कुछ स्टेप ले सकते हैं। लेजिस्लेचर को भी तभी पता लगेगा जब उनके पास एफआईआरस का डेटा होगा। When somebody will ask for justice, then the role of judiciary will come. करेक्ट। और लेजिस्लेचर भी पहले इस तभी कदम उठा सकता है जब उसके पास सारे स्टेट्स के एफआईआर का, कंप्लेंट्स का डेटा हो कि ओ अच्छा ठीक है, एक XYZ टुवर्ड्स जो क्राइम है, ऑनलाइन क्राइम्स, वो बहुत ज्यादा राइज में है, तो हमें उसके लिए कुछ एक्ट या बिल, कुछ लॉ लेके आना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से
बढ़ रही है, जिस रफ्तार से इनोवेट हो रही है, मे बी उस रफ्तार में जुडिशरी और लेजिस्लेचर काम नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो किसी भी देश का मुझे लगता है भविष्य तभी सुरक्षित होता है इन सब ऑनलाइन क्राइम्स को टैकल करने के लिए, जब टेक्नोलॉजी की रफ्तार से ही कोई स्टेट कि मतलब प्रयास करे कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार से ही वो कदम उठाए, अपने कदम उठाए, उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए वो लॉज लेके आए, उसी से रेलेवेंट लॉज लेके है। और बहुत बार होता है कि जिस बिकॉज ऑनलाइन क्राइम है और कुछ इसमें फिजिकली किसी को नुकसान नहीं हुआ है, तो लोग समझते हैं कि कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं हो गया, क्योंकि मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, किडनैपिंग होती है, वो तो नहीं है। ऑनलाइन को कुछ समझ, वो सॉफ्ट क्राइम बेसिकली उनको एक कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो जब तक हम इन चीजों को सॉफ्ट क्राइम के कैटेगरी में देखते रहेंगे, तब तक आई डोंट थिंक कोई भी बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट जुडिशियल बॉडी इस पे प्रोएक्टिवली उतना ध्यान देगी या फिर काम कर पाएगी। ठीक है, इससे ये बताइए कि जो महिलाओं के साथ, खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ ये डीप फेक और जो साइबर बुलिंग हो रही है, इससे वो बचे कैसे? इसका बचने का जो तरीका है, हाउ दे कैन सेव देयरसेल्फ? So 100% is nobody is safe 100% आजकल, क्योंकि ऑनलाइन है, until unless you are running a private page और private account, और वहाँ पे आप बहुत ही माइंडफुल हो कि आप किन किन लोगों को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे बात करते हैं हम इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम हमें 2 ऑप्शंस देता है, या तो आप एक प्राइवेट अकाउंट बना सकते हो या फिर आप एक पब्लिक अकाउंट बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जब बात होती है कि हमें बचने की, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जो माइनर्स होते हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, तो ये पेरेंट्स की बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी एक्टिविटीज मॉनिटर करें, वो ये देखें कि उनका प्राइवेट अकाउंट है, और अगर है भी तो वो किन किन लोगों को ऐड कर रहे हैं, किन किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि लोगों को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो आपको मैसेजेस कर सकते हैं, बट वो जो मैसेजेस होते हैं, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस किए हुए हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्टर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा है या फिर आप फॉलो नहीं कर रहे हो उनको, तो उनके मैसेजेस आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो एक रिक्वेस्ट वाले फोल्डर में चले जाते हैं। तो पेरेंट्स कैन ऑलवेज मॉनिटर कि बच्चे किन की रिक्वेस्ट, किसी की डीएम रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं। स्नैपचैट हो गया, वहां पे आप किसी को 10 सेकंड की फोटो भेज देते हो, वीडियो भेज देते हो, अब फोन से कोई दूसरे फोन से वो रिकॉर्ड कर ले फोटो, या फोटो ले ले उसकी, किसी को पता नहीं लगता। तो आई थिंक जब हम बालिग लोगों की बात करते हैं, तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनिटर करें सारी एक्टिविटीज। और कहीं ना कहीं क्योंकि अब हमारे पास इतना कंटेंट है, हम इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, एडल्ट कंटेंट है स्पेशली, और ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, तो बच्चे मतलब इवन माइनर्स, टीनेजर्स, दे आर मोर मैच्योर देन हाउ वी वर व्हेन वी वर टीनेजर्स। उन लोगों को हमसे ज्यादा 10 बातें पता होती हैं आजकल। तो पेरेंट्स की जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, बट बहुत बार होता है कि हमें खुद भी ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमें अपना दिमाग बंद करके, या फिर जस्ट बिकॉज हमें फेमस होना है, वो चीज दिमाग में रख के हम बहुत बार ऐसे कदम उठा लेते हैं कि मतलब हम सोचते नहीं है कि उस मोमेंट में हम क्या कर रहे हैं। किसी को हमने फोटो भेज दिया, कोई आपको बोल रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं मॉडल्स का शूट करता हूँ, उसने बोला आप मेरे को सर्टेन पोज में सर्टेन कपड़ों में फोटो दो, और फिर लड़कियों ने भेज दिया, एंड देन दे वुड यूज दोस फोटोज डीप फेक में, पॉर्न वेबसाइट्स में, एटसेट्रा। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द पर्संस, नॉट इवन वेरिफिकेशन, जस्ट बी माइंडफुल कि आप किसी अननोन को अपनी फोटोज ना भेजो। आपको इतना थोड़ा सा भेजने से पहले थोड़ा अवेयरनेस, रिसर्च कर लो उसके बारे में कि क्या ये सही है, गलत है। ये तरीका थोड़ा सही रहेगा जी, मतलब आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, मतलब इफ आई हैव टू बी वेरी ब्लंट, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। हाँ, नहीं, आप कोई आप यहाँ पे आप हूर की परी या आप सलमान खान, शाहरुख खान आप नहीं बैठे हो जो आपको आके खुद अप्रोच करेगा, कोई डायरेक्टर, फोटोग्राफर, और वो बोलेगा कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आप मुझे फोटो भेजो। दिस इज नॉट द प्रोसेस। अगर आपको उस बंदे के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो आप एटलीस्ट ये देख लो कि
ये जो फोटोशूट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इनका पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस रहता है, वो कैसे होता है, क्या होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी ने बोला मैं तुम्हें वो लक्ष्मी चिट फंड कि आप तो मुझे पैसे दो, मैं उसको डबल ट्रिपल कर दूंगा किस दिन में, ऐसे ऐसे नहीं होता है। फिर हेरा फेरी की तरह एग्जैक्टली वो आप अपने अपने साथ ही अपनी ही आप हेरा फेरी कर रहे हो, तो आप वहां पे फंसते हो। तो जहां तक पेरेंट्स कर सकते हैं वो करते हैं, बट आपको खुद भी सेल्फ अवेयर बहुत हद तक होना पड़ेगा। और जहां तक रही बूढ़े लोगों की बात, तो उनके साथ जो यूजुअली स्कैम होते हैं, उनके साथ इतना मैंने तो नहीं सुना है कि रिवेंज पॉर्न हो गया, फिर डीप फेक्स के उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उनके साथ जो होता है वो फिशिंग अटैक्स ज्यादा होते हैं। फिशिंग अटैक मतलब एक ईमेल भेज देते हैं। फिशिंग बताइए दर्शकों को, सबसे बड़ा ये आज की डेट में क्राइम हो रहा है। हाँ, और ये बहुत ही इनोवेटिव क्राइम भी है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में इनोवेशन की कमी है नहीं। अगर ये लोग मतलब अगर ये जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, अगर इतना दिमाग एक्चुअल इनोवेशन पे लगा दे तो इंडिया अभी 10 सालों में यूएस से ऊपर पहुंच जाएगा। बट ये इतने इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत ही ये फेमस हो गया था कि लोगों को व्हाट्सएप पे पीडीएफ्स आ रहे थे, और पीडीएफ का जो फाइल नेम था वो लिखा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर अपडेट्स। तो लोग नेचुरली वो खोलेंगे क्योंकि एवरीबडी वाज वेरी इन्वेस्टेड, सब डरे हुए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे उस पीडीएफ को खोलेंगे, आपके मोबाइल का बहुत सारी जो डेटा है, आपके मोबाइल का डेटा है, वो उन हैकर्स के पास चले जाता है। इससे पहले होता था कि आपको एक एसएमएस आता था, बोलते थे कि आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया, आप इंस्टाग्राम ये लिंक है, आप ये लिंक दबाओ और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके इसका अपना पासवर्ड चेंज कर लो। तो लोग उसको दबाते थे और जैसे ही वो लिंक क्लिक करते थे वो कुछ और ही होता था, और आपका सारा डेटा उन हैकर्स के पास चले जाता था। और बहुत जो प्रेवलेंट था वो ये भी था कि बैंक से आपके पास कॉल आता था और वो लोग बोलते थे कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपके अकाउंट में इतने पैसे थे, वो इतने पैसे रह गए हैं, हम आपको एक ओटीपी भेज रहे हैं, तो आप ओटीपी आप हमें बता दीजिए, हम उस बैंक से बात कर रहे हैं, तो हम वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सारी सॉल्व कर देंगे। जैसे बूढ़े लोग हैं, उनको लगता है ठीक है बैंक से फोन आया तो जेन्युइन ही होगा, तो उनके पास एक ओटीपी आता था उस नंबर पे, एंड देन वो ओटीपी उन हैकर्स को देते थे। और जैसे ही वो ओटीपी उन हैकर्स के पास आता तो समहाउ सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी जो फोन की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो बैंक रिलेटेड हो, पर्सनल हो, आधार कार्ड, जो जितनी भी आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह, सब कुछ उनके पास चली जाती थी। और वो इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू दे कुड इजीली गेट इनटू योर बैंक अकाउंट्स एंड एक्सटॉर्ट मनी। तो ये फिशिंग अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो when it comes to old people, you should always educate them. आप WhatsApp पे भी there are a lot of filters जहाँ पे होता है कि जो भी unknown नंबर्स होते हैं, या तो आप उनके मैसेजेस या कॉल्स जो है वो साइलेंट कर दो, तो पता ही नहीं लगेगा कि आपके पास कॉल आया था, मैसेज आया था। या फिर आप उनको समझाओ, बूढ़े लोगों को समझाओ कि आपके पास अगर कोई नंबर सेव्ड नहीं है तो कॉल ना उठाएं, नंबर सेव्ड नहीं है और वो कुछ भी बोले कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, कैसे कुछ भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पब्लिक है, तो एनीबडी कुड फिगर कि आप इनके रिश्तेदार हो। उनको बस नाम चाहिए, वो बोलते हैं कि मैं XYZ पर्सन बोल रहा हूँ, तो उनको बोलो अपने माता पिता को जैसे, तो कि इन नंबरों से इंटरैक्ट ना करें। कि बैंक से कॉल आए तो फिर बोलो कि कभी बैंक कॉल नहीं करता है, कभी कॉल नहीं करता है, पेटीएम वाले कभी कॉल नहीं करते हैं, ये जो कंपनीज है दे वुड नेवर कॉल यू, यू ऑलवेज हैव टू गो टू द बैंक, यू ऑलवेज हैव टू सबमिट अ कंप्लेंट टू सम XYZ पोर्टल, कुछ भी ऐसे होता है। तो कभी आपको पुलिस कॉल नहीं करेगी, क्योंकि आजकल पुलिस का भी हो रहा है कि वो डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए आपने बहुत बढ़िया आपने ये सवाल आपने उठाया। ये डिजिटल अरेस्ट जो है, इस पे गाइडलाइंस भी जारी हुई, एडवाइजरी जारी हुई है, होम मिनिस्ट्री ने जारी किया। और इसमें जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रिटायर्ड हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रैंक से जो रिटायर्ड हुए हैं, ऐसे लोग फंस रहे हैं इसमें। मतलब दे आर, जिनको हम लोग समाज में मानते हैं कि नहीं, इन सोसाइटी में कि दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स और इलीट बोलते हैं हम लोग उनको, इन द सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। तो फिर मेरा ये कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जो है, इसको अपराधी करते कैसे हैं? पहला तो सवाल मेरा ये है आपसे। तो यूजुअली क्या होता है, बहुत केसेस में डीप AI के जरिए
वो एक इंसान की फोटो ले लेते हैं। इंटरनेट से फोटो लेना बहुत आम बात होती है। ठीक है। किसी रिटायर्ड आईएएस की फोटो फॉर एग्जांपल उसकी वर्दी में ले लेते हैं और व्हाट्सएप डीपी लगा देते हैं। फिर जब वो व्हाट्सएप डीपी लगा देते हैं, या तो उस अपने जब वो फिर उनको वो जो भी उनका टारगेट रहता है उसको वो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। और जब वो इंसान उठाता है तो वो अगेन एआई के थ्रू अब अपना फेस को भी ना फिल्टर लगा के वो जो पर्सन है जिसको आप इंटेंड कर रहे हो, जिसको बनने की को आप कोशिश कर रहे हो, उसका फेस आपके फेस पे आ जाता है। इम्पर्सोनेशन बोलते हैं हाँ, इसको। इम्पर्सनेशन करते हैं हाँ। किसी और एक्सवाईजी इंसान हाँ। का, और अपने साथ थोड़ा ये दिखाने के लिए, जेन्युइन दिखाने के लिए कि आप किसी पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हो, अपने पीछे एक दो लोग खड़े कर देते हैं पुलिस यूनिफॉर्म में। अच्छा, मतलब पूरा वो सेटअप बनाते हैं। करेक्ट, वो पूरा सेटअप तैयार कर देते हैं और फिर किसी को वीडियो कॉल करते हैं। और जब वो इंसान वो वीडियो कॉल रिसीव करता है तो उसको दिखता है कि वो अच्छा किसी पुलिस वाले ने कॉल किया है मेरे को, और फिर कुछ भी स्टोरी बना देते हैं कि हाँ आपका ये कुरियर था, हाँ, आपका उसमें बम पाया गया, हाँ करेक्ट, या पैसा पाया गया हाँ, एयरपोर्ट आपने पे, हाँ ड्रग्स थे वो हाँ। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, आप स्मगलिंग कर रहे थे, गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे थे, आपका कुछ आप रिसेंटली यहाँ गए थे वहां गए थे फलान ढमकान, और आपके हमने आपका बैकग्राउंड चेक किया और आपने ऐसे ऐसे करके कुछ हेरा फेरी की है किसी चीज की। तो ये सब झूठी कहानी बता के वो आप लोगों को पहले डराते हैं, और आप जब आप डिनाई करते हो तो वो बोलते हैं, आपको आश्वासन भी देते हैं ताकि आप जल्दी से फोन कट ना कर दो। उनका मेन जो इंटेंट रहता है वो रहता है कि आपको इतना डरा दो और इतना ज्यादा वीक कर दो इन द मोमेंट कि आप वो जो भी बोले, आपको जो भी आपसे पूछे, आप उनको 1 मिनट में आप उस सिचुएशन में बचने के लिए दे दो। तो वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप डिनाई करते हैं कि नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, बट आपको फोन के सामने अपना कैमरा आपको ऑन रखना पड़ेगा और आप फोन के सामने ही रहो। यहाँ पे पुलिस स्टेशन से कोई इंसान आपको देखता रहेगा तो ये आपका डिजिटल अरेस्ट है। तो लोग इनफैक्ट एक अभी केस भी हुआ था, काफी फेमस इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, वो आई थिंक पूरे 1 दिन के लिए उसको डिजिटल अरेस्ट कर क्या दिया नाम था उनका? नाम मेरे को लगता नहीं है कि आई शुड से इट ऑन द कैमरा, नहीं, काफी क्राइम हुआ है तो वो तो नाम तो लेने में अंकुश बाहुगुना करके, अंकुश बाहुगुना दिल्ली बेस्ड इन्फ्लुएंसर ही है वो। तो उनके साथ ऐसे हुआ था, और उन ऐसा नहीं है कि वो मतलब अभी बूमिंग इन्फ्लुएंसर है, कहीं लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, बट बिकॉज डिस्पाइट द एजुकेशन, डिस्पाइट द नॉलेज पूरे सोशल मीडिया की, उनका लिटरली जो रोजी रोटी है वो सोशल मीडिया से ही चलती है, डिस्पाइट हैविंग द नॉलेज, द एंटायर नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया, उनको इन लॉज की, इन स्कैम्स की लिटरेसी नहीं थी। तो ही वाज ऑन डिजिटल अरेस्ट फॉर आवर्स एंड ही वाज हैविंग मेंटल ब्रेकडाउन फॉर 3 days। एंड जितना मैंने उनका ब्रूट में आई थिंक उनकी स्टोरी पब्लिश हुई थी या किसी न्यूज पोर्टल पे स्टोरी पब्लिश हुई थी, तो जितना मैंने देखा था एवरीबडी अराउंड हिम ट्राइड टू रीच आउट टू हिम एंड नोबडी कुड, क्योंकि वो डिजिटल अरेस्ट पे थे और वो इतना डर गए थे कि वो अपने घर से किसी होटल में शिफ्ट हो गए थे। पुलिस वालों ने अपेरेंटली उनको बोला था कि आप अपने घर पे मत रहो, आप घर पे सेफ नहीं हो, आप होटल में जाओ, होटल और अपना वीडियो कैमरा आप ऑन रखो पूरे टाइम, हम आपको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। और वो इतना इंसान, क्योंकि ऐसे होता है ना, आप आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है और एकदम से कॉल आ जाए और पुलिस कॉल करते हो और इतना आपको और इंडिया में भाई पुलिस का तो डर एक है ही। जी बिल्कुल। अब हर कोई बचना चाहता है कि भाई पुलिस, करेक्ट, अब वो डर अच्छा भी है बुरा भी है, उसके प्रोस कॉन्स है, बट ठीक है वहां पे ना जाते हुए, तो जैसे अगर आपके पास कुछ पुलिस का कॉल आता है या फिर कुछ बैंक से भी रैंडम, जैसे रिकवरी एजेंट्स होते हैं, फेक बैंक, तो तुरंत हमें पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, नियरेस्ट जो पुलिस नहीं, मेरा पॉइंट एक्चुअली था कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और एकदम से सडनली हमारे पे बम फूट जाए तो कोई भी इंसान ना ऐसे हिल जाता है। अच्छा हमारे साथ क्या हो गया। और उस मोमेंट पे, इस मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी और जो वीकनेस का जो वो मोमेंट होता है, दे वुड अबाइड बाय एनीथिंग द अदर पर्सन इज सेइंग behind the camera. They wouldn't care to verify कि ये है, they wouldn't care कि ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस आपको वीडियो कॉल क्यों करेगी? अगर पुलिस को कुछ सामान मिला है या कुछ इलीगैलिटी या क्रिमिनलिटी हुई है आपके टुवर्ड्स, तो पुलिस आपके घर पे आके सीधा आपको अरेस्ट करेगी, वारंट लेके आएगी। वो आपको वीडियो कॉल करके आपका टाइम पास नहीं करेगी, आपकी स्क्रीनिंग नहीं करेगी, बट लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो
और फिर जब ऐसे हो जाता है कि एक टाइम बीत जाता है और ये जो डिजिटल अरेस्ट रहता है वो घंटों तक नहीं बट 2-3 दिन तक लगातार रहता है और उसमें कोई भी नॉर्मल इंसान टूट जाता है, मतलब डर के मारे। अब तो फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है आप डरो मत, हम आप ही की साइड है, पूरा आश्वासन देते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक काम करो, आप मुझे अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह दो, हम पेपर्स बनाते हैं, हम पेपर्स तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, अपनी बैंक डिटेल्स दो, ये सब दो, हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं, आप हमें बता दो, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बना के आपको भेजते हैं और फिर आपका ये डिजिटल अरेस्ट जो भी है हम देखते हैं अपने उस पे। तो फिर लोग वही अगेन ओटीपी के चक्कर में ये लोग स्कैमर्स इतना बड़ा गेम खेलते हैं, फिर वो ओटीपी उस इंसान के पास जाता है, फिर वो ओटीपी देता है उस पुलिस वाले को, फेक पुलिस वाले को, और फिर अगेन उस ओटीपी के थ्रू दे कैन एक्सट्रैक्ट ऑल योर पूरे अकाउंट डिजिटल खाली हो जाता इंफॉर्मेशन। है। हाँ, या फिर इन बहुत केसेस में तो ये भी होता है वो मुंह पे आपसे पैसे मांगते हैं, आप 10 लाख दे दो कोई दिक्कत नहीं है, घूस दे दो, क्योंकि ब्राइबरी टू पुलिस ऑफिसर्स इज वेरी कॉमन इन इन इंडिया। इंडिया। तो लोगों को ऐसे सस्पिशियस भी नहीं होता है कि पुलिस वाले क्यों मांग रहे हैं, उनको लगता है पुलिस वाले तो मांगते ही हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों का एक न्यू नॉर्मल परसेप्शन, बना दिया गया। हाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों का ये परसेप्शन है पुलिस को लेकर कि वो तो मांगते ही हैं। तो अब वो जैसे ही मांगते हैं कि आप 10 लाख दे दो, दे स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद द पर्सन कि चलो नहीं ठीक है आप 5 दे दो, 4 दे दो, ऐसे ऐसे करके उस पूरे सीन से अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में इंसान दे देता है 1 लाख 2 लाख और ऐसे स्कैम हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा ये डिजिटल स्कैम आजकल चल रहा है और उसी को देखते हुए ये मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस निकाली थी और इनफैक्ट बहुत सारे पुलिस ने भी अपने वेबसाइट्स पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि पुलिस कभी भी आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी, पुलिस आपकी दोस्त नहीं है उस वे में। पुलिस कुछ अगर ऐसा होगा तो आपके पास वारंट आएगा, पुलिस आएगी और आप मतलब प्रॉपर पुलिस डॉक्यूमेंटेशन आएगा। हाँ, देयर पूरा लॉ है जिस चीज जो लॉ के मुताबिक ही पुलिस काम करेगी। पुलिस फ्रेंडली वे में आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी एंड डेफिनेटली आपके साथ नेगोशिएट तो नहीं करेगी कि आप इतना दे दो उतना दे दो। तो ये स्कैम है जो बहुत ज्यादा चल रहा है, चाहे और ये मोस्टली जो अगेन जो हम पहले बूढ़े लोगों की बात कर रहे थे, ओल्ड एज लोगों की अब बात जो खास कर रहे करके थे, जो अकेले रह रहे हैं उनके जी साथ जी अकेले जो रह रहे हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि बूढ़े लोग, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, वो इतना अपडेटेड नहीं रहते इस काम से। एक जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप डेफिनेटली है। इनफैक्ट तो अगर जनरेशन गैप भी नहीं, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो तो अभी मार्केट में क्या स्कैम चल रहा है मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी। जैसे मैंने आपको क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग हो गई है। एग्जैक्टली और जैसे मैंने आपको ये अंकुश बाहुगुना का एग्जांपल दिया, वो खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो पूरा टाइम ऑनलाइन रहता है अपने काम के लिए, वो पूरे टाइम ऑनलाइन रह के भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। तो अब जो बूढ़े लोग हैं वो तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, वो नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाते, तो ये समझना is slightly higher than their understanding. Okay. अभी एक खास करके न्यूज़पेपर्स में और हर जगह सेक्सटॉर्शंस जो वर्ड है काफी न्यूज में है, ट्रेंडिंग भी है, सोशल मीडिया पे भी है। तो संक्षिप्त में आप बताइए ब्रीफ में कि सेक्सटॉर्शन है क्या? सेक्सटॉर्शन टर्म जो है ये कॉइन होती है 2 वर्ड से, सेक्स प्लस एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब किसी चीज को छीन लेना, सेक्स मतलब यूजुअली होता है सेक्स मैसेजेस, सेक्स हैविंग वीडियोस, हैविंग कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस या डीप फेक्स जो हमने बात की उससे रिलेटेड। तो इसमें औरतें आदमी दोनों ही यहाँ पे विक्टिम्स होते हैं। तो आदमी कैसे विक्टिम होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि फॉल्स रेप केसेस आर ऑन द राइज इंडिया में। बहुत ज्यादा जो औरतें होती है, क्योंकि लॉज कई हद तक विमेन को फेवर करते हैं, तो वो फेक आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। नहीं, आई से द फैक्ट लॉज जो है महिलाओं को फेवर करते हैं इन द सेंस क्योंकि हिस्टोरिकली उनके साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ है, उनको इतना नीचे दबाया गया है। कभी मतलब जो ये मैरिटल रेप, उसकी बात भी अभी कुछ साल पहले तक ही उस पर तो थोड़ी डिबेट मतलब राइज पे हुई है। तो उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है हिस्टोरिकली, तो जो लॉज बने हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो लॉज हैं दे आर मोर फेवरेबल टू विमेन, ये देखते हुए कि वो एक ज्यादा वल्नरेबल स्पॉट पे होती है एज कम्पेयर टू मेन। तो उस वे में क्योंकि
लॉस फेवरेबल समझ है गया। टुवर्ड्स वुमेन, ठीक है, तो come on the podcast. उसका बहुत लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, बहुत हम्म। औरतें उसका गलत फायदा भी उठाती है। 2017 में एक केस हुआ था, कोई हरप्रीत करके कोई देयर वाज सम सिख गाय जिसके ऊपर किसी लड़की ने फॉल्स रेप केसेस, सेक्सुअल एलिगेशंस लगा दिए थे एंड इट रूइंड हिज एंटायर करियर। बाद में जब केस वो आगे बढ़ा तो टर्न्ड आउट कि वो सारे जो एलिगेशंस थे Fake है। एवरीथिंग वर फॉल्स। जो क्योंकि बहुत सारे इंडियन लॉज हैं जो विमेन को फेवर करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो इनका गलत फायदा उठाती हैं, फेक रेप केसेस फाइल करती हैं, डिवोर्स केसेस फाइल करती हैं, एलिमनी के लिए फाइल करती हैं। तो और ये बोल के कि तुमने हमारा रेप किया है, हम ये कंप्लेंट कर देंगे, हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, हम ये जाके कंप्लेंट कर देंगे, और अगर तुम चाहते हो कि अगर हम कंप्लेंट ना करें तो हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए दे दो, हम जाके कंप्लेंट नहीं करेंगे। और यूजुअली जितना मैंने अपने कलीग्स में, अपने दोस्तों में देखा है, ऐसे डर का माहौल हमेशा रहता है कि अगर गलती से फेक रेप केस हो भी गया, एक भी हो गया, तो जो पूरी की पूरी उनकी जो रेपुटेशन है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, वो खत्म हो जाती है। वो उस केस को प्रूव होने में बहुत टाइम लग जाता है, बट जो रेपरकशंस होते हैं उस केस के एक इंसान के पर्सनल लाइफ पर, पब्लिक लाइफ पर, वो बहुत ज्यादा होते हैं। वो पूरा तो रियून कर देते हैं एग्जैक्टली उसकी life उनकी जो पब्लिक इमेज होती है, वो स्पेशली जो उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो सब कुछ रुइन कर देता है वो रेप केस से। तो वो यूजुअली इस सिचुएशन से बचने के लिए दे यूजुअली फॉल इन ट्रैप्स, इन सच ट्रैप्स। वो दे देते हैं पैसे कि ठीक है, आप कंप्लेंट मत करो, हम पैसे दे रहे हैं और आप ये कॉम्प्रोमाइज कर लो और जैसे तैसे ऐसे कर लो। विमेन के साथ होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल काफी डेटिंग वेबसाइट्स राइज में है, बम्बल, टिंडर, हिंज, व्हाटएवर, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो वहां पे 2 लोग बात करते हैं, मैच होते हैं, बात करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करेगा कोई लड़का आपसे, आपके बारे में जानेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि ये डेटिंग साइट्स है, तो नेचुरली यू वुड एक्सपेक्ट कि जो भी आपकी रिलेशनशिप होगी वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगी। तो क्योंकि आप जितना बात करते हो, उतना अटैच होते हो, तो धीरे धीरे वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा, धीरे धीरे आपसे बोलेगा, अच्छा सेंड मी अ सेल्फी, आई वांट टू सी यू। मतलब मैं आपको एक यूजुअल जो हमारी एज में जो स्लैंग में जिस तरीके की हम लैंग्वेज यूज करते हैं मैसेजेस में, मैं आपको ऑनेस्टली वो बता रही हूँ कि सेंड मी योर फोटो, आई वांट टू सी यू, या फिर सेंड मी योर वीडियो, डू दिस डू दैट। तो पहले वो स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल फोटोज आपसे मांगेंगे कि अपनी सेल्फी भेज दो, आप भेजोगे एंड देन दे विल प्रेज यू कि ओ आप बहुत सुंदर हो, ये हो, तो वो आपका और कॉन्फिडेंस जीतेंगे और धीरे धीरे वो आपको इतना कॉन्फिडेंस में ले लेंगे उस पॉइंट तक कि आप जहाँ पे अपनी इंटीमेट वीडियोस या इंटीमेट फोटोज शेयर करने में बहुत कंफर्टेबल रहो। अच्छा। और आप जैसे ही वो करते हो, ये लोग वो फोटोज या वीडियो सेव करते हैं और उसके बाद फिर आपको, अगर आप उनकी कुछ बात नहीं मानते हो कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए या फिर फाइनेंशियल फेवर्स के लिए, अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो, तो देन दे वुड टेल यू कि ये हमारे पास तुम्हारी फोटो है, ये वीडियो है और ये तुमने खुद ही अपने कंसेंट से भेजी है, हमने तुमसे जबरदस्ती नहीं करी है, वी विल रिलीज इट। If you don't want us to release it, send us some money, ये जो भी XYZ अमाउंट बताते हैं। तो ऐसे करके वो सेक्सटॉर्शन, ये जो पूरा क्राइम जो इतना राइज पे, ये जो पूरा जाल है, ये पूरा जाल बुना जाता है। करेक्ट। और ये आजकल बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे भी जाके देखोगे, so they have an entire page dedicated टू एक्सप्लेनिंग सेक्सटॉर्शन, कि सेक्सटॉर्शन होता क्या है, कैसे होता है, बचा कैसे जा सकता है। आप फेक प्रोफाइल से बात मत करो, एंगेज मत करो, नेवर शेयर योर फोटोज और वीडियोस, स्पेशली और कॉम्प्रोमाइजिंग और मतलब थोड़ी उस टाइप की जो इंटीमेट वीडियोस और फोटोज होती हैं वो सब शेयर मत करो। तो बहुत ही इजी वे है कि आप इन सब चीजों को आप रोक सकते हो होने से। तो आप कुछ अगर आप स्टेप्स लोगे, so you would be safe। ऐसा कुछ नहीं, until unless कोई आपकी फोटोज सही से उठा ले और उसको डीप फेक कर दे, आप अपनी तरफ से ये स्टेप्स ले सकते हो कि आप अपनी फोटोज और वीडियोस किसी के साथ शेयर मत करो। That is all।
बट हाँ, ये जो सेक्सटॉर्शन है, बिकॉज पीपल डोंट नो इट, एंड लोगों को ये लगता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन इंसान है हमारे सामने, हम जानते हैं उनको, क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है कि जो अक्यूज्ड होता है, जो परपिट्रेटर होता है, वो नोन होता है। अच्छा। तो क्योंकि हमें लगता है क्योंकि हम उस इंसान को जानते हैं, तो वी कैन ट्रस्ट दिस पर्सन एंड वी शेयर व्हाटएवर। तो इसलिए वो सेक्सटॉर्शन काफी ज्यादा राइज पे है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो परपेट्रेटर्स होते हैं, दे आर वेरी लाइक दे आर नोन टू द विक्टिम। जी जी जी, ये तो हो गई क्राइम की बातें। अब बात हम करते हैं आपसे जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, और जेमिनी है गूगल का, और भी ग्रुक है, बहुत सारे इस तरीके के जो है, और ये सारे के सारे ऑटोमेशन पे चलते हैं जी। तो जब ये ऑटोमेशन पे चल रहे होते हैं तब तक तो लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इससे ही ये इंसानों की नौकरियों को ये खाने लगते हैं, सेकेंडली जब फॉल्स डाटा, फॉल्स इंफॉर्मेशन जब देते हैं, तो इनको कैसे इसको टैकल किया जा सकता है? देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं कि जवाबदेही किसकी होगी, अगर आपका ये क्वेश्चन है, जी जी, जब एआई अलेजिडली लोगों की नौकरियां ले लेती हैं या फिर फॉल्स डेटा दे देती है या रिलेटेड, तो जवाबदेही इसमें किसकी होगी? हाँ, अकाउंटेबिलिटी का सवाल खड़ा होता है। हाँ जी, तो देखिए इसका आंसर मैं दो पार्ट्स में दूंगी। एक है जो पॉपुलर ओपिनियन है, और दूसरा स्लाइटली अनपॉपुलर, आई वुडंट से अनपॉपुलर बट समथिंग व्हिच आई आल्सो अग्री टू। तो मैं पहला आपको जो बताती हूँ वो मैं आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि जो दूसरी कंट्रीज, क्योंकि इंडिया में तो अभी कोई एआई स्पेसिफिक लॉस नहीं है पर से, बट यूरोप में जैसे हाई राइज एआई लॉज हैं, और एआई के कुछ कुछ उन्होंने लॉज तैयार करे हैं, उससे रिलेटेड लॉज हैं, ऑल्दो वो इतने ज्यादा एक्शन में नहीं है, बट दे अभी उन्होंने प्रपोज किया है, जैसे ईयू में यूरोपियन यूनियन में 2017 में आई थिंक उन्होंने प्रपोज किया था, एंड देन फॉर सम एथिकल रीजंस दैट गॉट रिजेक्टेड। यूएस में भी अभी स्पेकुलेशंस हैं कि वो लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, बट अभी वो चर्चा पे ही है। बट एनीवे, जब हम जवाबदेही की बात करते हैं तो पहला वर्ग बोलता है कि जो जवाबदेही होगी, जो अकाउंटेबिलिटी होगी एआई के मामलों में, वो होगी तीन तरफा। पहला होगी डेवलपर की जिसने वो एआई तैयार किया, दूसरी होगी उस कंपनी की जो वो एआई को मार्केट में लेकर आया, और तीसरी होगी डेटा प्रोवाइडर की जिसने बायस्ड या फिर गलत आउटपुट दिए हैं जिसके बेसिस पे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है उस एआई से। तो ये एक नॉर्मल परसेप्शन है एटलीस्ट इन यूएस, जहाँ पे वो डेवलपर्स और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल मानते हैं इन एआई के लिए। बट जो दूसरा जो इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है, जो मेरा भी मानना है, वो ये है कि हमेशा एंड यूजर की ही अकाउंटेबिलिटी रहती है, आपकी और मेरी अकाउंटेबिलिटी रहती है। अब जैसे एक कोडर है या डेवलपर है, उसने कोड तैयार कर दिया, मॉडल बना दिया, जो एआई है वो एक एसेंशियली लीनियर लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम एलएलएम भी बोलते हैं, वो है। उसकी जो समझने की, पढ़ने की, इंटरप्रेट करने की जो क्षमता होती है वो एक लिमिटेड है। अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्यूरेसी वो देगा या फिर वो ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग देगा, तो वो हमारी बेवकूफी है, वो हमारी नाइविटी है। I'll go to the extent of saying that also. वो हमारी नाइविटी है कि ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ने ही बनाया है, हमने उसको एआई को क्रिएट किया है, तो वो जैसे हमने बनाया है वो उसी वे में वो रन करेगा। आप मतलब अकाउंटेबिलिटी अब डेवलपर की नहीं मान सकते जिसने सिर्फ एक कोड या मॉडल तैयार कर दिया, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी है, और कंपनी की वेरीफाई करें उसके इन्फॉर्मेशंस को। एग्जैक्टली, जैसे कंपनी की भी उसमें आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते जिसने एआई को प्रपोज किया है, क्योंकि एआई के फायदे हैं तो वहां पे नुकसान भी है, बट फायदे भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि एआई ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दिया, बहुत सारे वेज। प्रो एंड कॉन्स हैं दोनों के, बट प्रोज ज्यादा हैं, कॉन्स कम हैं। I mean again that is again very debatable, but pros and cons I would just say कि वो है।
तो कंपनी ने क्या किया है, वो आपके लिए आपकी लाइफ कन्वीनियंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आई है, वो बिजनेस रन कर रही है। बिजनेस का जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, इज टू अर्न प्रॉफिट, वो अपना काम कर रही है। और जो यूजुअली जो मोस्टली जो ये एआई प्लेटफॉर्म्स हैं वो ओपन सोर्स रहते हैं, वो एक डेटा प्रोवाइडर उसका नहीं रहता है, वो इंटरनेट से चीजें उठाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कल कोई सीनियर एडवोकेट अपने एसोसिएट को बोले कि मुझे एक लीगल ड्राफ्ट बना के दो, मुझे प्लीडिंग्स चाहिए, और फिर वो एसोसिएट जाता है चैट जीपीटी पे, देखता है कि ये प्रिंसिपल, ये जो लॉ प्रिंसिपल है, इसके केस लॉस मेरे को दे दो, और वो केस लॉस एज इट इज चैट जीपीटी से उठा के अपने प्लीडिंग्स पे डाल देता है, फाइल कर देता है, मैटर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि पता लगता है कि जो उसने केस लॉस निकाले हैं उसमें वो प्रिंसिपल है बट वो अपहेल्ड नहीं हुआ है, वो डिसमिस हो गया है। तो उसके बेसिस पे उसका मैटर या तो खराब हो गया या फिर डिसमिस ही हो गया। तो अकाउंटेबिलिटी ना डेवलपर की होगी, ना कंपनी की होगी, ना सीनियर की होगी, अकाउंटेबिलिटी आपकी एज एन एंड यूजर ही होगी कि आपने वेरीफाई नहीं किया कि वो केस लॉ एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में ऑब्जर्व किया है कि चैट जीपीटी इज नॉट एक्यूरेट, लाइक एआई इज नॉट एक्यूरेट। हाँ, वो बीच में आया था स्टेटमेंट, एग्जैक्टली, कि केस लॉज जो है वो फेक केस लॉज हैं, दे डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। सो अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरीफाइंग दोस केस लॉज, सो अकाउंटेबिलिटी आपकी ही है। You have to be accountable. State cannot be accountable. Companies, businesses cannot be accountable. You have to be accountable for what you are doing. आप अपनी liability से बचने के लिए दूसरे को accountable नहीं बोल सकते हो। तो आपने देखा ही नहीं कि वो केस लॉ एग्जिस्ट करता है, आपने देखा ही नहीं कि जो लीगल प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उसने तो जो एआई है उसने सिर्फ कीवर्ड्स ले लिए हैं उस प्रिंसिपल के, जो मोस्ट लाइकली उस केस लॉ जो एग्जिस्ट करता है उसमें यूज हुए होंगे, बट पॉसिबली कि वो जो प्रिंसिपल है वो अपहेल्ड नहीं हुआ है, डिसमिस हो गया है, या फिर जो फैक्ट्स थे उस केस के वो बहुत ही डिफरेंट है, आपके बहुत ही डिफरेंट है, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है आपके ऊपर, या फिर जजमेंट रिवर्स हो चुकी है, कुछ भी हो चुका है, आपने क्रॉस चेक नहीं किया, आपने जस्ट एआई के ऊपर रिलाई करके अपने प्लीडिंग्स में डाल दिया और आगे भेज दिया। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी इज योर्स इन माय ओपिनियन, नोबडी एल्स कैन बी अकाउंटेबल फॉर योर वर्क। सेकेंडली, जहां तक बात होती है कि एआई हमारी नौकरी छीन रहा है, तो अगेन उसमें भी एआई कुछ नहीं कर रहा है। एआई सिर्फ एक एलएलएम, एक टूल है, एक जरिया है चीजें करने का ऑनलाइन कंप्यूटर में। जो उसको यूज कर रहे हैं, जो एक्चुअल नौकरी छीन रहे हैं या फिर नौकरियां बंद कर रहे हैं, वो उनके एंड यूजर्स हैं। जैसे बहुत सारे बैंक्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो एआई की अपनी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को एनहांस करने के लिए एआई सर्विसेज ले लेती हैं। जैसे फेसबुक की अलग एआई सर्विस है तो वो उसको खरीद लेती हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उसने सोशल मीडिया टीम्स रहते हैं, जैसे बहुत सारे कंपनीज के, क्योंकि सोशल मीडिया राइज पे है, सो दे वांट टू बी विजिबल एवरीवेयर, स्पेशली टू द यूथ। तो वो क्या करती है, एक सोशल मीडिया टीम होती है, वो स्ट्रैटेजाइज करती है कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है और हम ये रील बना सकते हैं, ये ऐसे वीडियो बना सकते हैं, तो वो पूरा मतलब स्ट्रैटेजी तैयार करती है और उसके बेसिस पे वो रील बनाती है। अब एक कंपनी ऑब्वियस सी बात है अपनी कॉस्ट कटिंग जहां पे भी पॉसिबल हो सकती है वो करती है टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। अब वहां पे जो कंपनी की सीईओ है या जो भी है अथॉरिटी पे, दे सजेस्ट कि नहीं, ये चैट जीपीटी पे आप कुछ भी टाइप करो, कीवर्ड्स टाइप करो कि आपको वायरल रील के आइडियाज चाहिए या फिर स्पेसिफिक, मतलब आपको एक सर्टेन वे में रील बनानी है, तो चैट जीपीटी आपको पूरा वो दे देगा। तो आपको सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत ही नहीं होगी। यू डोंट हैव टू पे देयर सैलरी, यू डोंट हैव टू हायर देम, व्हेन यू कैन एक्चुअली जस्ट गो ऑन टू चैट जीपीटी एंड टाइप कि हम कैसे कैसे करें, एंड दे विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि आप रील में आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, और वो जैसे जो ट्रेंड चल रहे होते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, वो उसी से रिलेटेड आपको देता है। सो व्हाई वुड अ कंपनी रिक्वायर अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट व्हेन दे हैव चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल ऑन देयर परयूजल? सो देखा जाए तो जिस बिकॉज एआई एग्जिस्ट कर रहा है, एआई ने आपकी नौकरी नहीं खाई है, उसके एंड यूजर ने नौकरी खाई है। तो ये बोलना कि एआई ने नौकरी छीन ली है, मुझे नहीं लगता कि ये नौकरी खाएगा, क्योंकि जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने बहुत विरोध किया था, अपोज हुआ था, और
और लोगों ने कहा था कि ये हमारी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन आज देखिए कंप्यूटर के आने से कितनी सारी नौकरियां बहुत जनरेट हुई हैं। एसेंशियल मतलब पार्ट बन Yes, गया और हमारी लाइफ का। और जॉब्स कितने जनरेट हुए उसकी Exactly, वजह से, exactly. कितनी सारी जॉब्स जी, जनरेट जी, हो गए। जी। तो ऑब्वियसली जॉब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के आने से, मेरा ये मानना है। और टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो जॉब क्रिएट करती है, बिल्कुल वो जॉब खाती नहीं है, दे डोंट ईट द जॉब्स, मेरा ये मानना है। जी हाँ। अगला मेरा ये आपसे सवाल है, अभी क्या है कि चाइना, अमेरिका और इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन लॉज में काफी कुछ कर रहे हैं, भारत का क्या है इस पे? देखिए, भारत ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया है, बल्कि हाई लेवल स्ट्रैटेजिकल एक्टिविटीज में भी डिप्लॉय किया है। तो सबसे बड़ा उदाहरण होगा ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी रिसेंटली हुआ है, जो भारत पाकिस्तान के बीच टेंस बॉर्डर कंडीशंस थे, वहां उसके दौरान पूरा जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इस ऑपरेशन में भारत ने हेवी सर्वेलेंस ड्रोन्स का यूज किया है, जिनके जरिए वो पीओके के सेंसिटिव एरियाज पर कंटिन्यूअस एरियल मॉनिटरिंग कर रहे थे, इनफिल्ट्रेशन पॉइंट्स को ट्रैक कर रहे थे, या फिर रियल टाइम इंटेलिजेंस ग्राउंड फोर्सेस तक पहुंचा रहे थे। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे एक हाई एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन कैपेबिलिटी इंडिया की पूरे विश्व के सामने आई थी। और ये भारत की बिल्कुल, बिल्कुल। आज भारत ने एक ड्रोन शक्ति मिशन जैसे इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे कंट्री में लेकर आए हुए हैं, जहाँ पे सिविलियंस और डिफेंस सेक्टर्स दोनों में ही ड्रोन टेक को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम शुरू किया गया है। तो ये कहना गलत है कि भारत सिर्फ ड्रोन यूजर है, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि ड्रोन डॉक्ट्रिन डेवलप करने की दिशा में भारत बढ़ रहा है। अच्छा। वो यूएस, चाइना, ऑलरेडी स्टेप हैज बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली इजराइल, यूएस, चाइना किसी से भी पीछे नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो मूविंग एट अ वेरी गुड पेस। जैसे भारत सरकार ने 2021 में पुराने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को रूल्स को रिप्लेस कर दिया था, और उसकी जगह ड्रोन रूल्स 2021 वो एनफोर्स करे थे उन्होंने। और उसमें भी जो की हाइलाइट्स थे वो थे कि ज्यादा से ज्यादा लाइसेंसिंग और अप्रूवल्स हैं वो दिए जाएंगे, या फिर जोन्स बनाए जाएंगे, डिफाइंड जोन्स की, ग्रीन, येलो, रेड जोन की। ग्रीन जोन का जो लाइसेंस होगा वो मिलना रिलेटिवली इजी होगा, येलो का थोड़ा और मुश्किल, रेड का पूरी उसकी और मतलब गाइडलाइन उन्होंने जारी किया था। पूरी गाइडलाइंस बनाए थे। अच्छा। और अगर हम इसको सिक्योरिटी और प्रिवेसी के पहलू से देखते हैं तो ड्रोन से एरियल फोटोग्राफी या सर्वेलेंस सिर्फ ऑथराइज्ड एरिया में ही की जा सकती है। या फिर जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और नो फ्लाई जोन्स हैं, जैसे कि मिलिट्री एरिया हो गया, उसके आसपास हो गए, बॉर्डर्स हो गए, इंस्टॉलेशंस हो गए, न्यूक्लियर साइट्स हो गए, तो वहां पे अगर कोई बंदा फोटोग्राफी करता है, वीडियोग्राफी करता है थ्रू जोन्स, तो वो जो पूरा एक्ट है वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो बहुत सारे हैं। और रीसेंट इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें तो ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स 2022 हैं, ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम है, ड्रोन इंपोर्ट बैन ऑफ 2022 है। मैंने बहुत सारे लॉज सारे बनाए हैं, बहुत स्टेप्स लिए हैं, और बहुत ही टेक्निकल और सोच समझ के स्टेप्स लिए हैं, और इन स्टेप्स को वो हाई लेवल रियल टाइम वॉर टाइम सिचुएशंस में भी अडॉप्ट कर रहा है। जी, जो ये टेक्नोलॉजी लॉज हैं, जो ये क्या हमारे देश की मोरालिटी और जो इथिक्स है, जो इथिकल वैल्यूज है, उसके लिए कहीं ये चैलेंज तो नहीं होंगे? पंकज जी, मेरे लिए मोरालिटी हैज ऑलवेज बीन वेरी सब्जेक्टिव। जो आपके लिए मॉरल होगा वो हो सकता है कि मेरे लिए मॉरल ना हो। जो मेरे लिए मोरालिटी है वो हो सकता है किसी और के लिए तो ये वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन ना हो। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल चल रहा है कि वो जीन्स डुप्लीकेट कर लेते हैं और उससे पूरे एक डीएनए क्लोन बना देते हैं। तो अगर किसी इंसान ने अपना कंसेंट दे दिया कि ठीक है आप मेरा डीएनए सैंपल ले लो और एक क्लोन बना दो, तो एज पर लॉ दैट वुड बी लीगल, क्योंकि कंसेंट मिल चुका है। बट फिर मोरालिटी बोलेगी कि अब किसी इंसान के दिमाग में जाना, इज इट मॉरल और नॉट, क्योंकि वो उसका लास्ट बैस्टियन होता है किसी इंसान का।
सो इट डिफर्स कि हम्म। जो लॉज हैं वो मोरालिटी पे ऑल्दो बेस्ड होने चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि लॉज सिर्फ मोरालिटी के बेसिस पे ही बनेंगे। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे एक रेप अक्यूज्ड को छोड़ देते हैं, ये जहाँ पे ये तय हो जाता है कि जो वो रेप अक्यूज्ड है वो विक्टिम से शादी कर लेगा। लोगों को लगता है कि नहीं ये इमोरल है, उसको क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, बट बहुत सारी अगेन टेक्निकलिटीज होती हैं जिसको कोर्ट्स ऑब्जर्व करती हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये होगा, वो होगा। तो उन टेक्निकलिटीज को कंसिडर करते हुए वो अपना एक डिसीजन देती है। तो लॉज एंड मोरालिटी नॉट नेसेसरीली गो हैंड इन हैंड, ऑल्दो आइडियली दे शुड, बट दे यूजुअली डू नॉट। जी जी जी। तो आज की इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, और सच्ची मित्तल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फ्यूचरिस्टिक लॉज के इस सब्जेक्ट को बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दर्शकों को और बताया और डिस्कस भी किया। जो कि आए दिन जिस तरीके की जो क्राइम्स हो रहे हैं बहुत सारे देश में, मैं नहीं समझता कि लोगों को पता है जिस तरीके से आपने सेक्सटॉर्शंस और तमाम सारे डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, ये सब जो शब्द हैं जो हम सिर्फ लॉज में सुनते हैं, लेकिन आम जनता को पता ही नहीं है। जो अच्छे अच्छे जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स जो लोग समझते हैं उनको भी नहीं पता है, और वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, कहीं आप भी तो कहीं डिजिटल अरेस्ट या सेक्सटॉर्शन के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप शिकार हो रहे हैं तो आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेन दर्ज कराइए, और इसके लिए देश में कानून बना हुआ है। तो आप डरिए मत, देखते रहिए अपीलिंग भारत। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, जस्ट स्टे सेफ, बी अवेयर, दिमाग खोल के रखो, क्योंकि इतने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। यू नेवर नो आपके साथ कब क्या हो जाए, आपके पैसे कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, आपकी फोटोज, इमेजेस, वीडियोस कहाँ पे मिसयूज हो जाए। जस्ट बी अवेयर एंड बी सेंसिबल व्हेन यू आर using an online platform, and be responsible. More importantly, be responsible. Be a responsible user to this social media. पूरा, चाहे वो AI हो, कैसे भी, किसी भी फॉर्म में हो, just be responsible and I think you should be safe. That is जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप यहाँ तक आ गए हैं, द अपीलिंग भारत देख रहे हैं। अगर आपको यह हमारा शो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, और हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं theappealingbharat@gmail.com पर, और हम उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर अपने अगले एपिसोड में चर्चा जरूर करेंगे। चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, लेकिन हम आपको जानकारी पूरी देंगे। अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे और भी वीडियोस को देखते रहिए, और अपने आप को अवेयर करिए, क्योंकि ये दुनिया है और इसमें इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग है, और यहाँ अवेयरनेस ही सिर्फ आपको बचा सकता है, आपके पैसे को और आपकी व्यक्तिगत जो पर्सनल लाइफ है उसको भी। जय हिंद, जय भारत।